हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है GPB 211 जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर अपने लास्ट में किया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब पादपों में जनन की विधियाँ, ठीक है। तो उसमें अपने फर्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ अपने फर्स्ट विधि के बारे में पढ़ लिया था, लैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसे अपने दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है कि ऐसा जनन जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जाइगोट से आगे किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट से फॉर्मेशन होता है आगे एम्ब्रियो का, ठीक है। अपने को पता है कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट दोनों किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर जो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट कैसा बन जाता है? डिप्लॉइड। और एम्ब्रियो किस प्रकार का होगा? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो से आगे चलकर किसका फॉर्मेशन होता है? कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना आपने पढ़ा था, जो अपने सेकंड लेक्चर किया था उसके एंड में पढ़ा था। आज अपने इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, मतलब प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो पादप के कौन से अंग में होता है, ठीक है। तो अपनी हेडिंग लगाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट या पादपों में लैंगिक अंग। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है प्लांट्स के अंदर? फ्लावर या पुष्प, कि फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। तो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो अपने यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम लाते हैं एक, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में आपने जो आपकी 11th और 12th क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। इस प्रकार, फिर इसके बाद इससे बड़े साइज का बनता है, इस प्रकार। और लास्ट में इस प्रकार जो अपना फ्लावर का बेसिक डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि इसके कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। तो सबसे पहले फ्लावर के अंदर नीचे ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे अपने कहते हैं थैलेमस, थैलेमस जिसे अपने हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। ये फ्लावर का एक बेस होता है जिस पर जो फ्लावर के दूसरे ऑर्गन हैं या दूसरे पार्ट हैं वो टिके होते हैं। फिर आता है इसके अंदर की ओर जो सबसे बाहर, जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को अपने कहते हैं, जो इस साइड भी है, इसे अपने कहते हैं सेपल, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं? सेपल। और हिंदी में इसे अपने क्या बोलते हैं? दल। प्लांट के अंदर काफ़ी सारे या फ्लावर के अंदर काफ़ी सारे सेपल या दल प्रेजेंट होते हैं जो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? यदि अपने इंग्लिश में बोलें तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? कैलिक्स का। या अपने ऐसे बोलें कि जो दल हैं वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? दलपुंज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो सेपल हैं या कैलिक्स हैं, ये किस रंग के होते हैं? ये होते हैं हरे रंग के या ग्रीन कलर के। और इनका काम क्या होता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, पुष्प की सुरक्षा करना, ठीक है। बाद में देखते हैं अपने इसके अंदर की ओर, ये वाला जो अपने रेड मार्कर से शो किया है इसे अपने इंग्लिश में कहते हैं पेटल और हिंदी में इसे अपने कहते हैं दल, ठीक है। सेपल को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और बाह्य दल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
बाह्य दलपुंज का, ठीक है। और जो पेटल हैं ये भी आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोला का, या कह लो कि दल आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, दलपुंज का, ठीक है। ये जो क्रोला है या दलपुंज है ये किस रंग के होते हैं, ये होते हैं कलरफुल, रंगीन होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, परागन की क्रिया में सहायक होते हैं। परागन की क्रिया में या पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो इंसेक्ट होते हैं या कीट होते हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। ये जो दोनों पार्ट हैं जिसमें कैलिक्स आ गया और क्रोला आ गया, मतलब बाह्य दलपुंज आ गया और दलपुंज आ गया, ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, क्योंकि ये जनन के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अपने एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग कहते हैं। फिर अपने इसके अंदर की ओर देखें, सबसे पहले अपने इसे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे अपने कहते हैं एंड्रोशियम, हिंदी में इसे बोलते हैं पूमंग, ठीक है। और इसकी यूनिट को अपने क्या बोलते हैं कि जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की यूनिट को अपने बोलते हैं या पूमंग की इकाई को अपने बोलते हैं, पूमंग की इकाई को बोलते हैं अपने पुंकेसर, या अपने कहें इंग्लिश के अंदर की एंड्रोशियम की यूनिट को अपने क्या बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। इसकी यूनिट को अपने क्या बोलेंगे, स्टेमन। इसके दो पार्ट हैं, इस वाले पार्ट को अपने कहते हैं फिलामेंट और इसे अपने कहते हैं एंथर या परागकोश, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्गन है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या नर जननांग है, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ लिया। फिर अपने देखते हैं इसके बारे में, इसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसका डायग्राम अपने यहाँ पर बनाते हैं। इस प्रकार बीच में इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बन गई। इसे अपने कहते हैं गाइनोशियम, यहाँ पर लिखते हैं अपने नीचे गाइनोशियम, जिसे हिंदी में कहते हैं जाया। और ये प्लांट का कौन सा ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग होता है। और गाइनोशियम की यूनिट को अपने क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल, और इसे अपने क्या बोलेंगे, जायांग, जिसे अपने कहते हैं स्त्री केसर भी कह देते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट स्टाइल, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो फुल हुआ पार्ट है इसे अपने क्या बोलते हैं, ओवेरी या अंडाशय, ठीक है। और अंदर ये जो स्ट्रक्चरें बनी हैं इसे अपने बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड, ठीक है। तो निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवेरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर या फल के अंदर। और जो ओव्यूल या बीजांड है ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं सीड के अंदर या बीज के अंदर, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर आप चार पार्ट आपने पढ़ लिए, फ्लावर के चार ऑर्गन आपने पढ़ लिए, कौन कौन से, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। इसमें से जो कैलिक्स है और जो क्रोला है ये प्लांट के कौन से ऑर्गन हैं, एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग हैं, क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते लेकिन जनन में सहायता करते हैं। लेकिन जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये प्लांट फूल के आवश्यक अंग हैं या एसेंशियल ऑर्गन हैं, क्योंकि इनके बिना निषेचन या इनके बिना जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता। कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बिना या पूमंग और जायोंग के बिना जो लैंगिक जनन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता। तो इसी कारण इन दोनों को अपने आवश्यक अंग या जो एसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। अब अपने देखते हैं कि दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो होते हैं कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कौन कौन सा, यहाँ पर अपन लिखते हैं कंप्लीट फ्लावर और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कौन से होते हैं कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर ये चारों पार्ट, उसके चारों ऑर्गन प्रेजेंट हों। मतलब कौन कौन से, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पूमंग और जायांग, ये चारों ऑर्गन प्रेजेंट हों, वो फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट। और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है कि इन चारों में से कोई भी यदि एक पार्ट एब्सेंट हो फ्लावर का तो वो फ्लावर क्या कहलाता है,
इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। तो ये अपने पढ़ा है फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट अपने रिप्रोडक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अपने हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुजनन, लघु बीजाणुजनन, और मेगास्पोरोजेनेसिस को अपने हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणुजनन। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, हेडिंग लगाते हैं अपने फर्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे अपने हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुजनन। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, या लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन बोला जाता है, या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखें कि ये अपने बनाया था स्टैमन या पुंकेसर बनाया था। ठीक है, इसमें दो पार्ट आपने देखे थे, एंथर और फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर थी एंथर की। ठीक है, एंथर की बात करें अपने तो एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दो स्ट्रक्चरें हैं इन्हें अपने क्या बोलते हैं, लोब्स या पालियां। क्लियर है? ठीक है, फिर अपने ज़्यादा डिटेल में देखें और इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये दो लॉब्स हैं कि हर लॉब्स के अंदर, हर लॉब के अंदर दो पोलन सेक या परागपुट उपस्थित होते हैं। क्या है ये? पोलन सेक। हिंदी में से अपने क्या बोलेंगे, पराग कोष्ठ या पराग पुट। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन या अपने कह लो कि लघु बीजाणु या परागकण, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इसी पोलन सेक या परागपुट के अंदर। ठीक है, कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, हिंदी में बोलें अपने लघु बीजाणु या परागकण, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इसी पोलन सेक के अंदर होता है या इसी परागपुट के अंदर होता है। तो अपने ये देखते हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इन पोलन सेक के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने देखें कि इस पोलन सेक के अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। उनमें से एक सेल ग्रोथ करके साइज में बड़ी हो जाती है और उस सेल को अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसे अपने क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये डिप्लॉयड होती है। क्लियर है? और नेक्स्ट आगे क्या होता है कि इसके अंदर मियोसिस होता है, मतलब कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु या 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसी थी, डिप्लॉयड। इसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे या लघु बीजाणु बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में या गुरु बीजाणु जनन के बारे में, मतलब जो फीमेल ऑर्गन के बारे में अपने पढ़ते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। दूसरा पॉइंट मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, या गुरु बीजाणु जनन। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी प्रकार होगी कि मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर है इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एंथर के अंदर होता है। तो उसी प्रकार यदि अपने देखें कि जो मेगास्पोर है या जो गुरु बीजाणु है, इसका निर्माण ओव्यूल के अंदर या हिंदी में बोलें तो बीजांड के अंदर होता है।
कैसे होता है, इसके लिए आपको बीजांड की या ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनानी होगी। तो अपने इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिसके बारे में आपने 11th या 12th की बायोलॉजी में पढ़ के आए हो आप। इस प्रकार ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है, एक इस साइड। ये जो बीच वाला पोर्शन है ओव्यूल का, ठीक है, जो फ्री स्पेस है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उस सेल्स को अपने कहते हैं न्यू सेल्स, ठीक है, उसे अपने क्या बोलते हैं, न्यू सेल्स, ठीक है, या हिंदी में से अपने कहते हैं बीजांड का है। इस बीजांड का के अंदर काफ़ी सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। इनमें से एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है और उसे अपने क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इसमें फिर कौन सा विभाजन होता है, इसमें डिवीजन होता है मियोसिस का या अर्धसूत्री विभाजन का, जिसके कारण 4 मेगास्पोर बनेंगे और चारों मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे या अगुणित होंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, ये चारों के चारों जो गुरु बीजाणु हैं या मेगास्पोर हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक लीनियर सीक्वेंस में या रैखिक विन्यास में। इन 4 में से जो नीचे वाले 3 हैं, नीचे वाले 3 कौन से, जो माइक्रोपाइल एंड की ओर है या बीजांडद्वार सिरे की ओर है, नीचे वाले 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। ये जो एक बचा है इसमें 3 विभाजन होते हैं। कितने विभाजन होते हैं इसमें, 3 विभाजन होते हैं, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। कैसे, मान लो ये एक है, इसमें पहला विभाजन होगा, कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2। दूसरा विभाजन होगा, कितनी बनेंगी, 4। तीसरा विभाजन होगा, कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। मतलब जो एक मेगास्पोर या ग्रुप बीजाणु बना था, बचा था, उसके अंदर 3 माइटोसिस या 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन 8 में से 3 ऊपर की ओर प्रेजेंट हो जाती हैं और 3 नीचे अरेंज होती हैं इस प्रकार, और 2 आ जाती हैं सेंटर में इस प्रकार। जो सेंटर वाली 2 होती हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। देखो इस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि अब यहाँ पर 7 सेल हैं, 7 सेल्स हैं। इन 7 में से जो ऊपर वाली 3 और नीचे वाली 3 हैं, ये तो कैसी हैं, हैप्लॉइड या अगुणित, और जो बीच वाली है ये कैसी है, डिप्लॉइड या द्विगुणित, ठीक है। इसे अपने पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं या द्वितीयक केंद्रक भी कह देते हैं, ठीक है। और इसमें से आपने एक याद रखना है कि ये जो सेंटर वाली है इसे अपने क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, ठीक है, इसे अपने बोलते हैं एग सेल। तो इस प्रकार आपने पढ़ लिया मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जो एक मेगास्पोर बच जाता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, उससे फॉर्मेशन होता है, हिंदी में से अपने कहते हैं पराग, इंग्लिश में से अपने कहते हैं एम्ब्रियोसेक, ठीक है, और हिंदी में से अपने कहते हैं भ्रूणकोश। जो एक मेगास्पोर बचा था उसमें 3 माइटोसिस होने से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोसेक का या भ्रूणकोश का, जिसके अंदर कितनी सेल्स हैं, 7 सेल्स हैं, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। जब निषेचन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पोलन ट्यूब आएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है ज़्यादा डिटेल में, कि जो पोलन ट्यूब आएगी उस पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर 2 नर युग्मक होंगे या 2 मेल गैमीट होंगे। इसमें से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ जुड़ जाएगा, एग सेल के साथ फ्यूज होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का, ठीक है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या प्रथम निषेचन। और जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट जो सेंटर के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये वाला, इसके साथ जुड़कर, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा,
एंडोस्पर्म का या भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का या भ्रूणपोष का। अब देखो मैंने डायग्राम में ये जो सेल बनाई है ये क्या है, डिप्लॉइड है। जो मेल गैमीट है ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेल तो पहले से ही फ्यूज हुई थी, दो सेल पहले से ही आपस में जुड़ी थी जिसके कारण ये डिप्लॉइड हुई है। अब इसमें तीसरी सेल और आकर जुड़ रही है, तो इसे अपने क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। कि एक तो ये पहला निषेचन ये था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये था, ये है सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या दूसरा निषेचन। तो इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे है कि दो सेल्स तो पहले ही फ्यूज हुई थी, तीसरी सेल और आके इसमें साथ फ्यूज होगी, और तीसरी सेल कौन सी है, मेल गैमीट। तो इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये जो अपना रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिनेशन या परागन के बारे में। तो आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, या सबसे पहले अपने डेफिनेशन की बात करें कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अपने समझते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी है, इसके टाइप्स की आपने स्टडी करनी है। हेडिंग अपने लगाते हैं पॉलिनेशन, परागन। परागन क्या होता है इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर दो प्लांट बनाता हूँ आपके सामने। एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है। ठीक है, इस प्लांट पर ये एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, इस प्लांट पर ये फ्लावर। ठीक है, ये इसमें अपने बना दिया एंथर, इसका एंथर, ये इसका एंथर, ये इसका फीमेल वाला पार्ट, ये इसका फीमेल वाला पार्ट, और ये इसका फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, अब अपने समझते हैं कि पॉलिनेशन या परागन क्या होता है। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है कि जब एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन या परागकोश से निकले हुए पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक है, या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं या परागन कहते हैं। आगे बात समझ में कि जब एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं या परागकोश से निकले हुए परागकण फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे अपने परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, स्वपरागन के बारे में या सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब ये मान लो कोई एक प्लांट है ए और ये उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है बी, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब एक प्लांट के फ्लावर पर प्रेजेंट, एक प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट जो एंथर है, इस एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाएं, उसी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाएं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कि स्वपरागन क्या होता है कि जब एंथर से निकले हुए परागकण या एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाएं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, अपने इसके टाइप्स लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगैमी। फर्स्ट होता है स्वक युग्मन, स्वक युग्मन इंग्लिश में कहते हैं इसे अपने ऑटोगैमी। सेकंड इसका टाइप है गिट्नोगैमी जिसे अपने कहते हैं सजात पुष्पी है या सजात पुष्पी। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं स्वक युग्मन या ऑटोगैमी के बारे में। कि ऑटोगैमी क्या होता है कि जब एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आए। ठीक है, कि ये जो एक फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आए, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। गिट्नोगैमी क्या होता है कि जब एक प्लांट के जो फ्लावर है उस फ्लावर पर है एंथर, उस एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन, उस एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पर प्रेजेंट
उसी प्लांट पर प्रेजेंट जो दूसरा फ्लावर है दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, गिटनोगेमी। ये दोनों टाइप किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के, कि जब एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पर प्रेजेंट दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, गिटनोगेमी या सजात पुष्प। नेक्स्ट अपने पॉलिनेशन का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। कौन सा टाइप है इसका दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, कि ये ए प्लांट था, ये था बी प्लांट, कि ए प्लांट है, इसका फ्लावर है, इसके फ्लावर पर एंथर है और इस एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन बी प्लांट जो उसी स्पीसीज का है, बी प्लांट के जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, ये प्रोसेस इंसेक्ट मतलब कीटों के द्वारा भी हो सकता है, एयर मतलब हवा के द्वारा भी हो सकता है, ये एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है मतलब जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है, ये वाटर मतलब जल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन भी इसे करवा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से भी हो सकता है। तो ये 2 टाइप्स का ये पॉलिनेशन था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन।